हेलो एवरीबॉडी। आज बात करते हैं बृहद्रथ वंश के बारे में। महाभारत और पुराणों के अनुसार चेदी राजवसु का पुत्र बृहद्रथ ने इस वंश की स्थापना की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जरासंध था, जो महाभारत कालीन था। इसे द्वंद्व युद्ध में भीम द्वारा मारा गया था। मथुरा के शासक कंस ने अपनी बहन की शादी जरासंध से की हुई थी। जरासंध के बारे में हमने अपनी महाभारत काल की चैप्टर में इसका विस्तार से चर्चा किया है, इसलिए हम अब इस वंश के बारे में आगे पढ़ते हैं। इसके बाद इसका पुत्र सहदेव शासक बना, जो महाभारत के युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। इसके बाद जयद्रथ सेन इस वंश का शासक बना, जो अधिक प्रतापी नहीं था। इसके बाद और भी राजा हुए, उनके बारे में उल्लेख हमें इतिहास में नहीं मिलता है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थे। इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। रिपुंजय को मारकर उसके मंत्री ने अपने बेटे परगोत को राजा बनाया। फिर इसके बाद एक और घटना घटती है और एक अन्य दरबारी महिया ने परगोत और मंत्री पुलिक को मारकर अपने बेटे बिंबिसार को शासक बनाया, जो एक महान शासक हुआ। बिंबिसार हर्यक वंश का था। यह 15 वर्ष की आयु में मगध का राजा बना। बिंबिसार ने 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक राज किया। इसने ग्रीवराज यानी आधुनिक राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने अंग राज्य को मगध में मिलाया। अंग राज्य के जो चंपा बंदरगाह था, उसको कब्जे में लेने के बाद मगध के व्यापार और वाणिज्य में काफ़ी वृद्धि हुई। उसने सुदूर देशों तक संबंध स्थापित किए। उसने गांधार राज्य तक अपने दूत भेजे। कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर सबसे पहले बिंबिसार ने ही जोर दिया था। इसके बाद फिर बिंबिसार ने कौशल और वैशाली के राज परिवारों से संबंध स्थापित किए और अपने राज्य का उत्कर्ष किया। सबसे पहले बिंबिसार ने लिच्छवी राज्य के चेटक की पुत्री चेलना से विवाह कर मगध साम्राज्य की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया। उसके बाद कौशल नरेश की प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया, जिससे कौशल राजा इसका मित्र बन गया और इसे दहेज में काशी मिला, जिसकी वार्षिक आय उस समय 1 लाख रुपए थी, जो कि हर्यक वंश के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इसके अलावा मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से भी इसने विवाह किया और अपने राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार बड़ा शक्तिशाली राजा था। इसकी अधीनता में 80,000 काम आते थे। यह कहा जाता है इसके बेटे अज्ञातशत्रु ने इसे बंदी गृह में डाल दिया, जहाँ इसे भूख और प्यास से तड़प तड़प पर इसके प्राण निकल गए। इसके बाद इसका पुत्र अज्ञातशत्रु शासक बना। इसका कार्यकाल 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक का था। अज्ञातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता था। इसके मंत्री का नाम बस्कार था। आरंभ से ही अज्ञातशत्रु ने विस्तार नीति का पालन किया। काशी को लेकर अज्ञातशत्रु का कौशल नरेश से युद्ध हुआ। अज्ञातशत्रु ने अपने मंत्री की सहायता से ही लिच्छवियों की एकता को भंग किया और उनके राज्य पर कब्जा किया। इसके शासनकाल में मगध की सीमाओं में और उसके गौरव में काफ़ी वृद्धि हुई। अज्ञातशत्रु ने सबसे पहले काशी और वज्रसंघ की लड़ाई में रथ मूसलों और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। इसने अपनी राजधानी राजगृह की सुरक्षा के लिए एक मजबूत दुर्ग का निर्माण करवाया। अज्ञातशत्रु के राजा बनते ही उसका सबसे पहले युद्ध उसके मामा प्रसेनजीत के साथ युद्ध हुआ, जो कौशल महाजनपद का राजा था। उसके बाद अज्ञातशत्रु और प्रसेनजीत में जब युद्ध हुआ तो प्रसेनजीत की विजय हुई, पर उसे मगध राज्य की शक्ति का अच्छे से अंदाजा था, इसलिए उसने अपनी एक राजकुमारी वजीरा का विवाह अज्ञातशत्रु के साथ कर दिया और दोबारा उन्हें काशी दे दिया। पहली बौद्ध संगति राजगृह में अज्ञातशत्रु के काल में ही हुई थी। 460 बीसी में इसके पुत्र उदीन ने इसे मार डाला। अब शुरू होता है उदीन का कार्यकाल, 460 बीसी से लेकर 444 बीसी तक का। उदीन ने गंगा और एक सोन नदी के संगम पर किला बनवाया और पाटलिपुत्र नगर की नींव डाली, जिसे हम आधुनिक पटना बोलते हैं।
उदयन भी विस्तारवादी नीति का समर्थक था। काशी, मल्ल और वज्जिमा जनपदों को जीतने के बाद मगध साम्राज्य का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया था और जो राजधानी राजगृह थी वो साम्राज्य के केंद्र से काफ़ी दूर थी। शक्तिशाली साम्राज्य वज्जी संघ को काबू करने के लिए उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया और उसी को अपनी राजधानी बनाया। उदयन काफ़ी महत्वाकांक्षी और वीर राजा था। पड़ोसी राज्यों के सभी राजा उसके निरंतर आक्रमणों से बहुत तंग थे। वे समझते थे कि जब तक उदयन जीवित रहेगा तब तक दूसरे राजा चैन से राज्य सुख का उपभोग नहीं कर सकते। हेमचंद्र कृत द्वारा एक जैन ग्रंथ है सतवीराव लित रिचर। इसके अनुसार उदयन ने एक सीमावर्ती राजा पर आक्रमण किया और उसके राज्य को उसने छीन लिया और इस राज्य का राजा मारा गया, परंतु उसके पुत्र ने और अवंती के राजा के पास जाकर आश्रय लिया और उदयन से युद्ध करने की याचना की। अवंती के राजा ने इस राजा को सहायता देना स्वीकृत कर लिया, पर उसको ये भी पता था कि उदयन को युद्ध द्वारा परास्त करना कोई सुगम बात नहीं है। अतः उसने एक चाल चली। उदयन जैन धर्म में विश्वास करता था। उदयन जैन धर्म के प्रति श्रद्धा रखता था। जैन साधु उसके आसपास उसके पास आते जाते रहते थे। ये राजा भी जैन साधुओं के साथ अब आने जाने लगा था उदयन के महल में। और एक दिन उसने अवसर पाके जब उदयन सो रहा था तब उस पर आक्रमण कर दिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार राजा उदयन की मृत्यु हुई। इसके बाद उदयन के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने 444 बीसी से लेकर 412 बीसी तक राज्य किया। उदयन के बाद अनिरुद्ध शासक हुआ, फिर मंडक, इसके बाद नाग दशक इस वंश का अंतिम राजा हुआ। इसके विलासी होने के कारण राज्य में असंतोष फैल गया और इसे गद्दी से उतारकर शिशुनाग को राजा बनाया और इस प्रकार इस वंश का अंत हुआ। इसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। इस वंश का कार्यकाल 412 बीसी से 345 बीसी तक। शिशुनाग इस वंश का प्रथम शासक था। शिशुनाग ने 412 बीसी से लेकर 394 बीसी तक राज्य पर शासन किया। इसने अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया। उसके बाद वत्स्य और कौशल पर विजय प्राप्त की। फिर इसने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी वैशाली बनाई। इसकी मृत्यु के बाद 394 बीसी में इसका पुत्र काकवण यानी कालाशोक राजा बना। कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर दोबारा राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। इसने दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया। इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। इसने कुल 28 वर्ष शासन किया और शासन के अंतिम वर्ष में इसका जब राज्य का निरीक्षण कर रहा था तो महापद नंद ने इसके गले में छुरा घोंप दिया और 366 बीसी में इसकी मृत्यु हो गई। महाबोधि के अनुसार इसके 10 पुत्र थे। उन्होंने 22 वर्ष राज्य किया। इनके नाम हैं भद्रसेन, कोरंडवन, मंगूर, सर्वज्ञ, जलिक, उभाक और संजय, कौरव्य और नंदीवर्धन और पंचामा। इन्होंने 22 वर्ष शासन किया और महापद नंद इनका संरक्षक था। फिर महापद नंद ने इनको हटाकर खुद इनके राज्य पर संभाल लिया और गद्दी पर बैठ गया और इस प्रकार 344 बीसी में शिशुनाग वंश का अंत हुआ और अब नंद वंश शुरू हुआ। इस वंश का संस्थापक महापद नंद ही था। इस वंश का कार्यकाल 345 बीसी से 321 बीसी तक था। बौद्ध ग्रंथों में महापद नंद को उग्रसेन या भयानक सेनापति कहा है। यह एक दासी का पुत्र था। इसने कलिंग पर जीत दर्ज की और वहाँ से जिन की मूर्ति उठा लाया। नंदों ने ही सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन और साम्राज्य की नींव डाली थी। महापद नंद की मृत्यु के बाद ही मगध साम्राज्य का विस्तार का प्रथम चरण समाप्त हो गया था, क्योंकि इसके पुत्र ठीक से शासन व्यवस्था को नहीं संभाल पाए। इसके बाद गगनपाल राजा हुआ, फिर पंडुक हुआ, पंडुगति, भूतपाल
राष्ट्रपाल गोवी शाणक, 10 सिद्धक केवर्त और लास्ट में आता है धनानंद। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली 321 BC में।